दोस्तों, ये कहानी बहुत ही भावनात्मक है और आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। तो अपनी रजाई कस कर पकड़ लो, घर के खिड़की दरवाजे बंद कर लो और आंखें बंद करके इस कहानी का सुकून लेकर एक गहरी नींद की तरफ चलते हैं। लेकिन दोस्त, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगली बार आपको हम फिर मिल सकें नई कहानी के साथ। और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना अपने प्यारे मैसेज के साथ। दिसंबर की 24 तारीख थी। हिमाचल की वादियों में शाम जल्दी ढल रही थी और आसमान का रंग सुरमई हो चुका था। ठंड इतनी तीखी थी कि कार के शीशों पर बार बार भाप जम रही थी। आदित्य ने अपनी जैकेट का कॉलर ऊपर किया और स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत की। घुमावदार रास्तों पर सन्नाटा था। सिर्फ उसकी एसयूवी के टायरों की आवाज़ गूंज रही थी, जो सूखी पत्तियों और ताजी गिरी बर्फ को कुचलते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। साहब, आगे मौसम और बिगड़ने वाला है। रेडियो पर भारी बर्फबारी की चेतावनी है। ड्राइवर की सीट पर बैठे स्थानीय ड्राइवर रमेश ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस शीशे में अपनी चिंतित आंखें गड़ाए रखीं। आदित्य ने खिड़की से बाहर देखा। देवदार के ऊंचे पेड़ कोहरे की चादर में लिपटे हुए थे, जैसे कोई पुराना राज छिपा रहे हों। आदित्य ने बस इतना ही कहा। उसका ध्यान मौसम पर नहीं बल्कि उस मंजिल पर था जहां वह पिछले 15 सालों से जाने से बच रहा था, यानी कि धुंधगढ़। वह यहाँ यादें ताज़ा करने नहीं आया था, वह यहाँ उन्हें दफनाने आया था। उसके दादाजी कर्नल रघुवीर सिंह। अपनी वसीयत में वह पुराना विशाल और अब शायद खंडर हो चुका नीलकांत विला उसके नाम कर गए थे। आदित्य का प्लान साफ था। जाना है, प्रॉपर्टी डीलर से मिलना है, घर का सौदा करना है और नए साल से पहले मुंबई की भीड़ भाड़ और सुरक्षित शोरगुल में वापस लौट आना है। गाड़ी एक तीखे मोड़ पर मुड़ी और सामने एक पुराना लोहे का गेट दिखाई दिया। जंग खाए हुए गेट पर आज भी पीतल के अक्षरों में लिखा था, नीलकांत विला। साहब, गाड़ी आगे नहीं जाएगी, रास्ता बहुत संकरा है और बर्फ जमी है। रमेश ने गाड़ी रोक दी। आदित्य नीचे उतरा। ठंडी हवा के एक झोंके ने उसका स्वागत किया, जो किसी थप्पड़ से कम नहीं था। उसने अपना बैग उठाया। कल सुबह 10 बजे प्रॉपर्टी डीलर को लेकर आ जाना रमेश। जी साहब, लेकिन क्या आप यहाँ अकेले रहेंगे? बिजली का कोई भरोसा नहीं है। और रमेश हिचकिचाया। मैं संभाल लूँगा। आदित्य ने अपनी बात ख़त्म की और गेट की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने जंग खाए गेट को धक्का दिया, एक लंबी डरावनी चरचराहट की आवाज़ ने घाटी की खामोशी को चीर दिया। सामने वह विला खड़ा था, पत्थर और लकड़ी से बना एक भव्य ढांचा। उसकी छतें ढलवा थीं, जिन पर सफ़ेद बर्फ की परत जमी थी। खिड़कियां अंधेरे में किसी खाली आंखों की तरह लग रही थीं। बगीचा जहां कभी उसकी दादी गुलाब उगाया करती थीं, जब जंगली झाड़ियों और बर्फ से ढका था। आदित्य सीढ़ियां चढ़कर मुख्य दरवाजे तक पहुंचा। उसकी जेब में चाबियों का गुच्छा भारी लग रहा था। उसने कांपते हाथों से ताले में चाबी डाली। ताला पुराना था, अड़ा हुआ था, लेकिन थोड़े संघर्ष के बाद क्लिक की आवाज़ के साथ खुल गया। दरवाज़ा खुला। अंदर से एक अजीब सी महक आई, पुरानी लकड़ी, सीलन और बंद कमरों की महक। आदित्य ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। रोशनी की किरण धूल के कणों को चीरती हुई हॉल में फैली। फर्नीचर पर सफ़ेद चादरें ढकी थीं, अंधेरे में भूतों जैसी लग रही थीं। दीवार पर एक बड़ी पेंटिंग थी, कर्नल रघुवीर सिंह, जो अपनी सेना में वर्दी में गर्व से देख रहे थे। उनकी आंखों में वही शक्ति थी जो आदित्य को बचपन में डराती थी। मैं वापस आ गया दादाजी, आदित्य ने धीमी आवाज़ में कहा।
जो खाल हॉल में गूंज गई, लेकिन सिर्फ इसे बेचने के लिए। उसके बैग सोफे पर पटका और फायरप्लेस अंगीठी की ओर बढ़ा। ठंड हंडियों में घुस रही थी। शुक्र है कि लकड़ी का ढेर वहीं कोने में पड़ा था, जैसे कि केयर टेकर ने फोन पर वादा किया था। कुछ ही देर में आग जल उठी और पीली रोशनी ने कमरे की उदासी को थोड़ा कम किया। तभी बाहर हवा की सांय सांय तेज हो गई। खिड़कियां खड़खड़ाने लगीं, ठक ठक। आदित्य चौंक गया। इस तूफान में, इस सुनसान जगह पर रात के 8 बजे दरवाजे पर कौन हो सकता है? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या रमेश वापस आया है? लेकिन गाड़ी की आवाज तो नहीं आई। उसने एक भारी लोहे का पोकर उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ा। कौन है? उसने कड़े स्वर में पूछा। कोई जवाब नहीं, बस हवा का शोर। उसने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ बर्फ का एक बवंडर उड़ा जा रहा था। उसने रात की सांस ली। बह सह उसने खुद को समझाया और दरवाजा बंद करने ही वाला था कि उसकी नज़र नीचे पड़ी। दहलीज पर एक पुराना चमड़े का बैग रखा था। उस पर जमी बर्फ बता रही थी कि उसे वहाँ रखे हुए कुछ ही पल हुए हैं। आदित्य ने इधर उधर देखा, लेकिन कोहरे के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने बैग उठाया। वह भारी नहीं था। उसे लेकर वह अंदर आया और आग के पास सोफे पर बैठ गया। बैग पर कोई नाम नहीं था, बस एक छोटा सा प्रतीक बना था, एक नीला कमल। आदित्य के माथे पर पसीना आ गया। बाहर की ठंड के बावजूद यह वही निशान था जो उसने बचपन में दादाजी की एक विशेष डायरी पर देखा था। वह डायरी जिसे छूने की किसी को इजाज़त नहीं थी। उसने कांपते हाथों से बैग की चेन खोली। अंदर एक पत्र रखा था और एक पुरानी मखमली डायरी। उसने पत्र खोला। लिखावट सुंदर थी, लेकिन स्याही जगह जगह फैली हुई थी, जैसे लिखते वक्त हाथ कांपे हों पर उस पर आंसू गिरे हों। प्रिय आदित्य, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम वापस आ गए हो। मुझे पता था तुम आओगे, भले ही इसे बेचने के लिए ही सही, लेकिन इस घर की नींव पत्थरों से नहीं, राज से बनी है। बेचने से पहले तुम्हें जानना होगा कि इस घर ने क्या खोया है और क्या पाया है। तुम्हारी एक भूल का प्रायश्चित, एक शुभ चिंतक। आदित्य सन्न रह गया। शुभ चिंतक? कौन? और उसे कैसे पता कि मैं आज ही आ रहा हूँ? उसने डायरी उठाई, पहला पन्ना पलटा। तारीख थी 12 दिसंबर 1971। बाहर तूफान अब उग्र रूप ले चुका था। बिजली गुल हो चुकी थी, सिर्फ अंगीठी की आग और टॉर्च की रोशनी बची थी। आदित्य को पता नहीं था कि यह रात कितनी लंबी होने वाली है। उसने पढ़ना शुरू किया। बाहर तूफान का शोर किसी रोते हुए बच्चे की सिसकियों जैसा लग रहा था। नीलकांत विला के उस बड़े से हॉल में सिर्फ अंगीठी में जलती लकड़ियों की चटकने की आवाज़ थी। आदित्य ने गहरी सांस ली और डायरी का पहला पन्ना पलटा। पन्ने पीले पड़ चुके थे और उनमें से पुरानी किताबों वाली एक खास महक आ रही थी। उसने पढ़ना शुरू किया। 12 दिसंबर 1971। आज सरहद पर जंग छिड़ी हुई है। रेडियो पे खबरें आ रही हैं कि हमारे जवान लोंगेवाला में डटे हुए हैं, लेकिन मेरे अंदर जो जंग चल रही थी उसकी खबर किसी को नहीं है। आज मैंने उसे देखा, नंदिनी को। वह बर्फबारी में किसी भटकी हुई रूह की तरह लग रही थी। उसे इस हालत में देखकर मेरा दिल कांप गया। मैं एक फौजी हूँ, मुझे पत्थर दिल होना चाहिए, लेकिन उसकी आंखों में जो खामोशी थी, उसने मेरे उसूलों की दीवार गिरा दी। मैंने उससे वादा किया कि मैं उसे सुरक्षित रखूँगा,
सरोज, आदित्य की दादी, को इस बारे में कभी पता नहीं चलना चाहिए। यह मेरा और नंदिनी का राज रहेगा, शायद हमेशा के लिए। आदित्य ने डायरी बंद कर दी। उसके माथे पर लकीरें उभर आईं। नंदिनी, उसने बुदबुदाया। वह अपने दादाजी कर्नल रघुवीर सिंह को एक सख्त, अनुशासित और अपनी पत्नी दादी सरोज के प्रति वफादार इंसान के रूप में जानता था। घर में उनकी इज्जत भगवान की तरह होती थी। लेकिन यह नंदिनी कौन है? और 1971 में ऐसा क्या हुआ था जिसे दादाजी राज कह रहे थे? आदित्य ने डायरी को मेज पर रखा और खड़ा हो गया। उसे प्यास लगी थी। वह मोबाइल की टॉर्च जलाकर रसोई की तरफ बढ़ा। बिला का हर कोना उसे घूरता हुआ महसूस हो रहा था। रसोई में धूल की एक मोटी परत थी, लेकिन सिंक के पास एक गिलास रखा था। आदित्य ठिठक गया। उसने टॉर्च की रोशनी गिलास पर डाली। वह गिलास धूल से भरा नहीं था, वह साफ था और उसमें अभी भी पानी की कुछ बूंदें थीं। रमेश, आदित्य ने जोर से आवाज लगाई, क्या तुम यहाँ हो? सिर्फ उसकी अपनी आवाज गूंजकर वापस आई। रमेश तो उसे गेट पर छोड़कर जा चुका था और वह शिव चिंतक वाला बैग क्या कोई घर के अंदर है? आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके पास एक बेलन उठा लिया। हथियार के तौर पर यह बहुत अजीब था, लेकिन इस वक्त उसे जो मिला उसने उठा लिया। वह धीरे धीरे हॉल में वापस आया। तभी उसकी नज़र बड़ी फ्रेंच खिड़की पर पड़ी, जो पीछे से बगीचे की ओर खुलती थी। बाहर धूप अंधेरा था और बर्फ गिर रही थी, लेकिन उस अंधेरे में कुछ 100 मीटर दूर उसे एक रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी आउट हाउस नौकरों का क्वार्टर से आ रही थी। वह जगह पिछले 20 साल से बंद पड़ी थी, वहाँ कोई नहीं रहता था। तो फिर वहाँ लालटेन या मोमबत्ती कौन जला रहा है? क्या वह शुभचिंतक वही है? डर और जिज्ञासा के बीच एक जंग छिड़ गई। तर्क कह रहा था कि सुबह का इंतजार करो, लेकिन आर्किटेक्ट का दिमाग कह रहा था कि अगर कोई प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठा है तो उसे अभी पता लगाना होगा। उसने अपनी भारी जैकेट दोबारा पहनी, टॉर्च उठाई, पिछले दरवाजे से बाहर निकला। बर्फ अब घुटनों तक आ चुकी थी। ठंडी हवा ने उसके चेहरे पर सुइयां सी चुभो दी। वह मुश्किल से कदम बढ़ाते हुए आउट हाउस की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वह करीब पहुंचा और रोशनी और साफ होती गई। खिड़की पर कोई पर्दा नहीं था। आदित्य दीवार से सरककर खड़ा हो गया, धीरे से खिड़की के अंदर झांका। अंदर का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कपड़ा साफ सुथरा था। वहाँ टूटे फूटे फर्नीचर की जगह एक सलीके से सजा हुआ छोटा सा कमरा था। बीच में एक अंगीठी जल रही थी और अंगीठी के पास एक कुर्सी पर एक लड़की बैठी थी। उसने कश्मीरी फिरन ऊन का लवादा पहन रखा था। उसके बाल खुले थे और वह एक किताब पढ़ रही थी। उसकी उम्र शायद 24 या 25 साल होगी। उससे अजीब बात यह थी कि वह बिल्कुल शांत थी, जैसे उसे इस बात का कोई डर ही ना हो कि वह एक वीरान हवेली के खंडर क्वार्टर में अकेली बैठी है। आदित्य ने खटखटाने के लिए हाथ उठाया ही था कि लड़की ने अचानक खिड़की की तरफ देखा। उसकी आंखें सीधे आदित्य की टॉर्च की रोशनी पर टिक गईं। उसने चीखा नहीं, उसने डर दिखाया नहीं, उसने बस अपनी किताब बंद की, उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। आदित्य पीछे हट गया। आउट हाउस का दरवाज़ा खुला। लड़की दहलीज पर खड़ी थी, हाथ में एक पुरानी लैंटर्न थी। मैं सोच ही रही थी कि तुम कब आओगे आदित्य। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी खनक थी, जैसे बर्फ पर गिरते हुए कांच की आवाज़। आदित्य हक्का बक्का रह गया। तुम कौन? और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता?
लड़की ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, इस कस्बे में हवाएं खबरें जल्दी पहुंचाती हैं। और वैसे भी अपनी लालटेन ऊपर उठाई जिससे उसका चेहरा साफ दिखाई दिया। बेहद खूबसूरत, लेकिन आंखों में एक गहरा उदासी भरा सागर। मैं उस डायरी का अगला पन्ना हूँ जिसे तुम अभी पढ़कर आए हो। आदित्य को लगा जैसे समय रुक गया हो। क्या मतलब? मेरा नाम मीरा है, उसने कहा। अगर तुम्हें अपने दादाजी के पापों का प्रायश्चित करना है तो तुम्हें ठंड में बाहर खड़े रहने के बजाय अंदर आना चाहिए। चाय बन रही थी। आदित्य समझ नहीं पा रहा था कि यह हकीकत है या वह ठंड की वजह से मति भ्रम का शिकार हो रहा, लेकिन चाय की महक असली थी। आउट हाउस का दरवाजा खुला था और अंदर से आती पीली रोशनी और गर्मी ने आदित्य के डर को कुछ कम कर दिया। मीरा ने मुस्कुराते हुए उसे अंदर आने का इशारा किया। अंदर आ जाओ आदित्य, बाहर खड़े रहोगे तो बर्फ का पुतला बन जाओगे, मीरा ने कहा। आदित्य झिझकते हुए अंदर दाखिल हुआ। अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। बाहर की भयानक ठंड के विपरीत यह छोटा सा कमरा बेहद आरामदायक था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स टंगी थीं, किताबों के रैक भरे थे और एक पुराने रिकॉर्ड प्लेयर पर बहुत धीमी आवाज में कोई पुराना वाद्य संगीत बज रहा था। यह किसी भूतिया जगह जैसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि किसी लेखक या कलाकार का कमरा लग रहा था। मीरा ने केतली से 2 कपों की चाय डाली। भाप निकलती चाय की खुशबू ने आदित्य की रही सही घबराहट भी मिटा दी। तुम यहाँ कैसे रहती हो? वो डायरी? आदित्य ने कप थामते हुए पूछा। अभी भी उलझन में था। मीरा सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसने अपनी शॉल ठीक की और सीधे आदित्य की आंखों में देखा। मेरी दादी का नाम नंदनी था, मीरा ने बताया। वह 1971 में कश्मीर से यहाँ आई थी। वह हालात बहुत ख़राब थे, उनका सब कुछ उजड़ गया था। तब तुम्हारे दादाजी कर्नल रघुवीर सिंह ने उन्हें पनाह दी थी। आदित्य ने हैरानी से पूछा, तो क्या उनके बीच कोई चक्कर था? मीरा हंस पड़ी। उसकी हंसी कमरे में घंटियों की तरह गूंज उठी। नहीं आदित्य, हर रिश्ता वही नहीं होता जो दुनिया सोचती है। तुम्हारे दादाजी और मेरी दादी के बीच रूहानी रिश्ता था। वे एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे। मेरी दादी एक लेखिका थी और कर्नल साहब को साहित्य का शौक था। जब कर्नल साहब फौज से रिटायर होकर यहाँ आए तो उन्हें अपनी पत्नी तुम्हारी दादी से वे मानसिक जुड़ाव नहीं मिला जो उन्हें मेरे दादी की बातों से मिलता था। आदित्य ने डायरी की ओर देखा जो अभी भी उसके हाथ में थी। तो इस डायरी में क्या है? उसमें उस दौर की बातें हैं, मीरा ने कहा। तुम्हारे दादाजी ने इस आउट हाउस को मेरी दादी के लिए बनवाया था ताकि वे सुकून से लिख सकें, लेकिन दुनिया की नजरों से बचाने के लिए उन्होंने इसे हमेशा एक स्टोर रूम बताया। यह उनका गुप्त संसार था जहां वे घंटों बैठकर कविताएं और युद्ध की कहानियां सुनाते थे। मीरा का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। लेकिन कर्नल साहब की मौत अचानक हुई। उन्होंने वादा किया था कि वे वसीयत में यह छोटा सा हिस्सा या आउट हाउस मेरी दादी के नाम कर देंगे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। कानूनी तौर पर यह आज भी नीलकांत विला का हिस्सा है, यानी अब तुम्हारा है। आदित्य को अब समझ आया। तो तुम्हें डर है कि मैं घर बेच दूंगा और तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा? मीरा ने सिर हिलाया। सिर्फ घर का सवाल नहीं है आदित्य। इस विला की लाइब्रेरी में, दीवारों में, बगीचे के उन पेड़ों में मेरे और तुम्हारे पूर्वजों की यादें हैं। अगर तुम इसे किसी होटल वाले को बेच दोगे तो वे सब कुछ तोड़कर कंक्रीट का जंगल बना देंगे। मैं बस चाहती थी कि बेचने से पहले तुम एक बार जान लो कि तुम क्या खोने जा रहे हो। आदित्य खामोश हो गया। उसने चाय की चुस्की ली। चाय में अदरक इलायची का वही स्वाद था जो बचपन में उसकी दादी बनाया करती थी। अजीब बात थी
यह लड़की अजनबी थी, लेकिन उससे बात करने उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह बरसों बाद घर लौटा हो। बारिश रुक गई है, आदित्य ने खिड़की की ओर देखते हुए कहा, विषय बदलते हुए। हाँ, लेकिन रास्ता खुलने में भी अभी 2 दिन लगेंगे, मीरा ने कहा। तब तक तुम यहाँ कैद हो, मेरे और इन यादों के साथ। आदित्य ने मीरा की ओर देखा। आग की रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था। उसे पहली बार लगा कि वह यहाँ सिर्फ एक प्रॉपर्टी बेचने नहीं आया, शायद किस्मत उसे किसी और वजह से यहाँ लाई है। मुझे और जानना, आदित्य ने कहा, दादाजी के बारे में और तुम्हारे बारे में। मीरा मुस्कुराई। तो फिर तैयार हो जाओ, रात लंबी है और अभी तो हमने डायरी का सिर्फ पहला पन्ना पढ़ा है। उस रात वे दोनों देर तक बातें करते रहे। मीरा ने उसे बिला के पुराने किस्से सुनाई, कैसे दादाजी बगीचे में सिगार पीते थे, कैसे नंदनी दादी ने लाइब्रेरी की सारी किताबें जमा की थी। आदित्य ने महसूस किया कि उसका तनाव, उसका मुंबई वाला अकेलापन धीरे धीरे इस आउट हाउस की गर्मी में पिघल रहा था। लेकिन उसकी मोड़ अगली सुबह आने वाला था, जब उसे बिला के अंदर एक ऐसी चीज मिलने वाली थी जो उसकी पूरी सोच बदल देगी। अगली सुबह जब आदित्य की आंखें खुली तो तूफान थम चुका था। खिड़की से छनकर आती धूप ने कमरे को रोशन कर दिया था। बाहर का नज़ारा जादुई था। हर तरफ से सफ़ेद बर्फ की चादर थी जो धूप में किसी हीरे की तरह चमक रही थी। आदित्य तैयार होकर नीचे आया। हॉल में कॉफ़ी की ताज़ा महक आ रही थी। मीरा पहले से ही वहाँ मौजूद थी। उसने बिला की बड़ी खिड़कियों के पर्दे हटा दिए थे, जिससे वह पुराना डरावना हॉल अब भव्य और सुंदर लग रहा था। सुप्रभात, मीरा ने मुस्कुराहट के साथ कॉफ़ी का मद आदित्य की ओर बढ़ाया। आज मौसम खुल गया है, शायद शाम तक रास्ते साफ हो जाएं और तुम अपने मुंबई वापस जा सको। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी उदासी थी। आदित्य ने कॉफ़ी ली, लेकिन उसे मुंबई जाने का ख्याल अब उतना सुकून नहीं दे रहा था जितना कल तक दे रहा था। मीरा, कल रात तुमने कहा था कि दादाजी का एक अधूरा सपना था। आदित्य ने पूछा, वह क्या था? मीरा ने उसे पीछे आने का इशारा किया। वे दोनों सीढ़ियों पर चढ़कर बिला की पहली मंजिल पर गए, जहां एक बड़ा सा कमरा ताले में बंद था। मीरा ने अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाली। यह लाइब्रेरी है, उसने कहा और दरवाज़ा खोला। अंदर का नज़ारा देखकर आदित्य हैरान रह गया। यह सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं थी। दीवारों पर बड़े बड़े चार्ट और नक्शे टंगे थे। बीच में एक बड़ी मेज थी जिस पर आर्किटेक्चर के टूल्स बिखरे पड़े थे। आदित्य एक आर्किटेक्ट था और तुरंत समझ गया। वह मेज के पास गया, एक बड़े से नक्शे पर जमी धूल हटाई। नक्शे के नीचे कोने में लिखा था, प्रोजेक्ट नीलकांत कला केंद्र। यह क्या है? आदित्य ने अचरज से पूछा। तुम्हारे दादाजी सिर्फ फौजी नहीं थे, आदित्य ने मीरा ने बताया। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने देखा कि धुंधगढ़ के बच्चों के पास पढ़ने या कला सीखने के लिए कोई जगह नहीं थी। वह इस विला को होटल नहीं बल्कि एक स्कूल और लाइब्रेरी बनाना चाहते थे। यह नक्शा उन्होंने खुद बनाया था, मेरी दादी की मदद से। आदित्य ने नक्शे को ध्यान से देखा। डिजाइन बेहद शानदार था। पुराने ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना उस आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने का प्लान था। यह काम किसी बड़े आर्किटेक्ट से कम नहीं था। वह चाहते थे कि मैं इसे संभालूं, मीरा ने धीरे से कहा। उसकी उंगलियां मेज पर रखी किताबों को छू रही थी, लेकिन उनके जाने के बाद वसीयत के कागज खो गए और यह सपना सपना ही रह गया। अब तुम इसे बेचने आए हो तो यह सब खत्म हो जाएगा। आदित्य खामोश था। वह अपनी उंगलियों से उन लकीरों को छू रहा था, उसके दादाजी ने खींची थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसके दादाजी के बीच कितना गहरा नाता था। दोनों ही सृजन से प्यार करते थे। दादाजी ने नक्शा बनाया था और आदित्य उसे हकीकत में बदलने का हुनर रखता था। तभी आदित्य का फ़ोन बजा। सिग्नल वापस आ गया था। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, मिस्टर खन्ना, प्रॉपर्टी डीलर। आदित्य ने मीरा की तरफ देखा। मीरा की आंखों में एक अनकहा डर था। उसने फ़ोन उठाया। हेलो आदित्य सर।
अच्छी खबर है, खन्ना की तेज आवाज़ आई। बिल्डोजर ने रास्ता साफ कर दिया है। मैं और होटल चैन के मालिक बस आधे घंटे में वहाँ पहुँच रहे हैं। बस आप पेपर तैयार रखिए, आज ही सौदा पक्का करते हैं। आपकी मुंह मांगी कीमत मिल रही है। मीरा ने आदित्य का चेहरा देखकर सब समझ लिया। वह बिना कुछ बोले कमरे से बाहर जाने लगी। मीरा रुको, आदित्य ने उसे आवाज़ दी, लेकिन वह नहीं रुकी। आदित्य खिड़की के पास गया। नीचे गेट पर हलचल हो रही थी। एक काली गाड़ी और खन्ना की जीप अंदर आ रही थी। यह वो पल था जिसके लिए वह मुंबई से यहाँ आया था। करोड़ों का सौदा, उसकी रुकी हुई कंपनी को फिर से खड़ा करने का मौका। बस एक दस्तखत और यह पुराना खंडर, यह ठंड और यह अजीब सी लड़की सब पीछे छूट जाएंगे। लेकिन फिर उसकी नज़र मेज पर पड़े उस नक्शे पर पड़ी, नीलकांत कला केंद्र। उसने हॉल में गूंजती मीरा की खामोशी महसूस की। उसने सोचा, क्या मैं वाकई इस विरासत को ईंट पत्थर के भाव बेच सकता हूँ? नीचे गाड़ी का हॉर्न बजा। आदित्य ने एक गहरी सांस ली, नक्शे को फोल्ड करके अपनी जेब में रखा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। फैसला लेने का वक्त आ गया था। हॉल में भारी जूतों की आवाज़ गूंजी। मिस्टर खन्ना और उनके साथ आए होटल व्यवसायी मिस्टर मल्होत्रा चेहरों पर जीत की मुस्कान लिए खड़े थे। तो आदित्य सर, यह रहे कागजात। खन्ना ने एक फाइल टेबल पर पटकते हुए कहा। जैसा वादा किया था, मार्केट रेट से 20% ज़्यादा। बस यहाँ साइन कर दीजिए और आज शाम तक यह पुराना कबाड़, मेरा मतलब यह बिला हमारा हुआ। मिस्टर मल्होत्रा ने चारों ओर नज़र दौड़ाई। जगह अच्छी है। हम इस पुरानी इमारत को गिराकर यहाँ एक गिलास फ्रंट वाला रिजॉर्ट बनाएंगे। इस पुराने पेड़ों को काटना पड़ेगा, व्यू रोक रहे हैं। आदित्य चुपचाप खड़ा था। उसकी जेब में दादाजी का बनाया हुआ वह नक्शा रखा था। उसने खिड़की से बाहर देखा। बगीचे में वह पुराना देवदार का पेड़ खड़ा था, जिसके नीचे शायद दादाजी और मीरा की दादी बैठकर कविताएं पढ़ते थे। पेड़ नहीं कटेंगे, आदित्य ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा। खन्ना हंसा। अरे सर, बिजनेस में सेंटीमेंट नहीं चलते। साइन कीजिए, आप अपने पैसे लीजिए और मुंबई की फ्लाइट पकड़िए। आदित्य ने पेन उठाया। खन्ना की आंखों में चमक आ गई, लेकिन आदित्य ने साइन करने के बजाय फाइल बंद कर दी। डील कैंसिल। आदित्य ने फाइल खन्ना की तरफ सरका दी। कमरे में सन्नाटा छा गया। क्या आप पागल हो गए हैं? मल्होत्रा चिल्लाया। करोड़ों का ऑफर है। कीमत ईंट पत्थरों की होती है मिस्टर मल्होत्रा, यादों की नहीं। आदित्य ने अपनी जेब से वह पुराना ब्लूप्रिंट निकाला और मेज पर फैला दिया। यह बिला होटल नहीं बनेगा, यह नीलकांत कला केंद्र बनेगा। यहाँ के बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनेगी, संगीत और कला का स्कूल बनेगा। यह मेरे दादाजी का सपना था। एक आर्किटेक्ट होने के नाते यह मेरा प्रोजेक्ट है। खन्ना और मल्होत्रा ने आदित्य को ऐसे देखा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया का प्राणी हो, लेकिन आदित्य की आंखों में जो सुकून और निश्चय था, उसे हिलाना नामुमकिन था। वे बड़बड़ाते हुए, पैर पटकते हुए बाहर निकल गए। गाड़ियों के जाने की आवाज़ के साथ ही बिला में फिर से शांति छा गई। आदित्य ने एक गहरी सांस ली। उसे ऐसा लगा जैसे उसके कंधों से कई सालों का बोझ उतर गया हो। वह पीछे मुड़ा। सीढ़ियों पर मीरा खड़ी थी। उसकी आंखें डबडबाई हुई थीं। उसने पूरी बात सुन ली थी। तुमने मना कर दिया? मीरा की आवाज़ कांप रही थी। सिर्फ एक पुराने सपने के लिए तुमने करोड़ों ठुकरा दिए। आदित्य मुस्कुराया, उसकी तरफ बढ़ा। मुंबई में सिर्फ इमारतें बनाता था मीरा, लेकिन घर नहीं बना पाता था। यहाँ मुझे पहली बार लगा कि मैं कुछ ऐसा बना सकता हूँ जो हमेशा रहेगा। उसने मीरा का हाथ थामा। लेकिन इस कला केंद्र को चलाने के लिए मुझे एक क्यूरेटर, देखभाल करने वाला की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा कोई जो इस जगह के इतिहास को जानता हो। क्या तुम मेरा साथ दोगी? मीरा ने गाल पर एक आंसू लुढ़काया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। बाहर बर्फ पिघलनी शुरू हो गई थी और सूरज की किरणें हॉल के अंदर तक आ रही थीं। 6 महीने बाद गर्मियों की शुरुआत हो चुकी थी। नीलकांत बिला अब खंडर नहीं था,
उसकी मरम्मत हो चुकी थी, लेकिन उसका पुराना स्वरूप वही था। बगीचे में जंगली झाड़ियों की जगह अब रंग बिरंगे फूल थे। हॉल में बच्चों की गूंज रही थी, कोई पेंटिंग सीख रहा था तो कोई लाइब्रेरी में बैठकर कहानियां पढ़ रहा था। दीवार पर कर्नल रघुवीर सिंह की तस्वीरें अब अकेली नहीं थी, उसके बगल में नंदिनी जी की तस्वीर भी लगी थी। बरामदे में बैठकर आदित्य और मीरा चाय पी रहे थे। क्या तुम्हें मुंबई की यादें आती है? मीरा ने पूछा। आदित्य ने वादियों की तरफ देखा जहां सूरज ढल रहा था। वहां शोर बहुत था मीरा, यहाँ यहाँ सुकून है। उसने मीरा की तरफ देखा। और वैसे भी मेरा घर अब वहाँ नहीं यहाँ है। मीरा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर आदित्य के कंधों पर रख दिया। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन अब वह चुभती नहीं थी। धुंधकड़ की वह बर्फानी खामोशी अब एक मीठे संगीत में बदल चुकी थी। आदित्य ने महसूस किया कि दादाजी सही थे। उन्होंने उसे सिर्फ एक बिला नहीं दिया था, उन्होंने उसे एक जिंदगी दी थी।